हम हिंदी सिनेमा यानी गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा का अवलोकन करते करते हम 1956 तक आ गए, जब उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म सीआईडी रही। आइए लगे हाथों 1956 की भारत और भारतीयों को भी देख लेते हैं। ये क्लिपिंग है 1956 के दशहरे की, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रावण दहन के लिए रामलीला मैदान पधारे। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय अपनी सत्ता और अपनी लोकप्रियता के चरम उत्कर्ष पे थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 को एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही कामयाब और दौलतमंद एडवोकेट थे। वो अंग्रेजों के बहुत निकट थे और उस समय अंग्रेजियत के रंग में रंगे हुए थे। उनकी इच्छा थी कि उनका एकमात्र पुत्र जवाहर बड़ा होकर अंग्रेजों की तरह ही बने, इसलिए उन्होंने उनकी आया भी एक अंग्रेज ही रखी। इस तरह से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो मातृभाषा है वो अंग्रेजी है। और बहुत ही कम उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, हैरो स्कूल में, जो कि इंग्लैंड का सबसे एलीट स्कूल है। और वहाँ से वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए, ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ से उन्होंने नेचुरल साइंसेज में ग्रेजुएशन की। लेकिन अर्थशास्त्र, राजनीति, इस प्रकार के विषय उनके पसंदीदा विषय रहे। उन दिनों कार्ल मार्क्स की थ्योरी कम्युनिज्म का बहुत बोलबाला था और इंग्लैंड में उसका एक डाइल्यूटेड रूप फेबियन सोशलिज्म बहुत लोकप्रिय हो रहा था। और उसका जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर अपने कॉलेज के दिनों में बहुत प्रभाव पड़ा। और बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया बनाए गए। इंग्लैंड में उन्होंने इनर इन से कानून की शिक्षा भी प्राप्त की और वापस भारत लौटकर उन्होंने एक एडवोकेट के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की। तब तक उनके पिता राष्ट्रवाद के रंग में रंग चुके थे और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हो चुके थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी राजनीति में रुचि जागृत हुई और वो अपने पिता मोतीलाल नेहरू के आशीर्वाद से महात्मा गांधी के अनुयायी बने और अंततः महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी मनोनीत हुए। अब हम जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि 3 विभिन्न और एक दूसरे से विपरीत गुण उनके पर्सनालिटी में है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो उनको संस्कार मिले हैं, वो अंग्रेजियत के हैं, जिसको आज की समाज शास्त्रीय भाषा में वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व पे जिस विचारधारा का प्रभाव पड़ा वो है वेस्टर्नाइजेशन, और उसके बाद में जिस विचारधारा का प्रभाव पड़ा है वो है सोशलिज्म। और सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन में यकीन रखता है। उसका जो पूंजीवाद से जो विवाद है वो औद्योगिकरण पे नहीं है, बल्कि इस पे है कि वो किस प्रकार से किया जाए और उससे उत्पन्न होने वाली आमदनी को किस प्रकार समाज में बांटा जाए। मगर महात्मा गांधी का औद्योगिकरण में विश्वास नहीं था, वो चरखे और तकली में विश्वास रखते थे। और जवाहरलाल नेहरू अंततः उनके उत्तराधिकारी मनोनीत हुए। उन्होंने अपने वेस्टर्न सूट्स को छोड़कर खादी के कुर्ते पजामे और अचकन को अपनाया, सर पर गांधी टोपी पहनी और इस रूप में आकर वो
सर्वमान्य गांधी जी के उत्तराधिकारी मनोनीत हो गए। गांधीवाद और समाजवाद और वेस्टर्नाइजेशन, ये तीन अलग अलग दिशाएं हैं, परंतु ये तीनों धाराएं जवाहरलाल नेहरू जी में निरंतर प्रवाहित हो रही थीं। ये कैसा अजीब संयोग है कि जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी अपनी लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पे थे, उस समय बॉलीवुड में तीन हीरो भी अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे, और ये तीनों हीरो हैं राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार। राज कपूर, जैसा कि हम देख चुके हैं आवारा में, श्री 420 में, और आगे देखेंगे जिस देश में गंगा बहती है में, राज कपूर अपनी फिल्मों के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को प्रसारित कर रहे थे, और देवानंद अपनी फिल्मों में, जैसा कि हमने सीआईडी में भी देखा और अन्य फिल्मों में भी देखेंगे, और अगर हम इंटरनेट पे जाएंगे और देवानंद को सर्च करेंगे, यंग देवानंद को सर्च करेंगे, तो हमको देवानंद की कोई भी फोटो नहीं मिलेगी धोती कुर्ते में या कुर्ते पजामे में। और वो जवाहरलाल नेहरू जी के व्यक्तित्व के वेस्टर्नाइजेशन को अभिव्यक्त कर रहे हैं अपनी फिल्मों में। और दिलीप कुमार, अगर आप दिलीप कुमार की फिल्में देखें जो हमने देखी, आन 1952 की सबसे कामयाब फिल्म, उसके अंदर भी उन्होंने एक ग्रामीण का रोल किया। अगर हम उनकी और फिल्में भी देखें शुरुआती दौर की, जैसे कि मेला, जोगन, दीदार और देवदास, तो हम देखेंगे कि दिलीप कुमार सदैव कुर्ते पजामे, धोती कुर्ते, भारतीय वेशभूषा में होते हैं। और गांधी जी का कहना था, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, एंड देयरफॉर दिलीप कुमार was reflecting the Gandhian ideology, that part of Jawaharlal Nehru which belonged to his personality as the successor of Mahatma Gandhi. ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि गांधी जी के काल में जो सबसे बड़ा सुपरस्टार बना वो था केएल सहगल, और वो भी देवदास फिल्म के माध्यम से, और उन्होंने जितने भी रोल किए वो देवदास जैसे ही थे, उन्होंने देवदास जैसे ही जीवन भी बिताया। तो गांधी जी और देवदास में क्या साम्यता है? ये बहुत ही विरोधाभास, जितना विरोधी हो सकता है उतना ये विरोधाभास है कि गांधी जी शराब के परम विरोधी थे, और देवदास न केवल शराब पीता है लेकिन इतनी पी पी के वो अपनी जान दे देता है। और वो इतना लोकप्रिय हुआ उस समय पे जब गांधी जी की लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पे थी। तो इन दोनों के बीच एक साम्यता है, और वो है मैसोचिज्म। देवदास भी एक मैसोचिस्टिक कैरेक्टर है, और गांधी जी की आइडियोलॉजी भी मैसोचिस्टिक है। द एसेंस ऑफ गांधी जी इज सरेंडरिंग टू द वायलेंस ऑफ द ऑप्रेसर। अंग्रेज अगर लाठी चला रहा है तो हमको शांतिपूर्वक वो लाठी खानी है। और अगर गांधी जी को कभी भी कोई अपनी बात मनवानी होती थी तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाते थे। यानी कि वो ये नहीं थ्रेट करेंगे कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, लेकिन इसके विपरीत वो कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। तो इस आइडियोलॉजी के गहराई में जाके इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो वो मैसोचिस्टिक है। देयरफॉर दिलीप कुमार को उस रोल में पूरी तरह आने के लिए आधुनिक देवदास का वो रोल करना पड़ा, और वो रोल करने के बाद में वो पूरी तरीके से वो पारंगत हो गए उस पात्र में जो वो जवाहरलाल नेहरू की पर्सनालिटी के पक्ष का वो प्ले कर रहे थे। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सिनेमाया।